एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग की। कंप्यूटर ग्राफिक्स भी आप यूज़ कर सकते हो या लेना चाहो तो ले सकते हो। अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट आप सेलेक्ट करते हो कि कौन सा सब्जेक्ट आपको कराया जाए। आपको 3 चॉइस थी, इसमें से हमने वेब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है। वेब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग जो है वो माइक्रोसॉफ्ट .NET फ्रेमवर्क पर आधारित है, मतलब बेस्ड ऑन ये जो आपका सब्जेक्ट है वो माइक्रोसॉफ्ट .NET फ्रेमवर्क पर बेस्ड है। इसमें अपने जो टॉपिक्स कवर अप करेंगे वो है बेसिक्स ऑफ .NET। माइक्रोसॉफ्ट .NET जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है, आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराया जाता है कि ये फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो .NET फ्रेमवर्क आपको क्या प्रोवाइड कराएगा? .NET फ्रेमवर्क आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोड्यूस करेगा या इंट्रोड्यूस करेगा जिसके द्वारा आप प्रोग्रामिंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हो। उसके लिए डिफरेंट प्रोग्रामिंग्स हैं। अपने जो प्रोग्रामिंग है वो C# पर एंड ASP.NET ये 2 प्रोग्रामिंग अपने इसमें पढ़ेंगे। C# की बात करते हैं तो C# जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो C और C++ से रिलेटेड है। मतलब एक सिंपलर प्रोग्रामिंग जो स्टूडेंट C या C++ जिसने पढ़ रखी है वो C# की कोडिंग ईजिली समझ सकता है। इसके साथ साथ इसके अलावा भी प्रोग्रामिंग होती है। कौन सी? VB.NET प्रोग्रामिंग है, J# प्रोग्रामिंग है, J# जावा से रिलेटेड, ठीक है ना। तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म आपको एक सिंगल फ्रेमवर्क पर प्रोवाइड कराने का काम माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर इस फ्रेमवर्क में आप मल्टीपल टाइप की प्रोग्रामिंग को भी यूज़ कर सकते हो एक में। जैसे C# को आप यूज़ कर रहे हो या ASP.NET यूज़ कर रहे हो, J# का कुछ एक कोड है, कुछ C++ का कोड है, तो आप इंडिविजुअली उनको ग्रुप अप कर सकते हो क्लासेस के आधार पे, ठीक है। तो अपने जो प्रोग्रामिंग अपने सिलेबस में है वो है C# की, ठीक है। तो उसके बेसिक्स क्या हैं, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग अपना सिलेबस भी डिज़ाइंड है, ठीक है। तो अपने इसी की बात करते हैं कि अपने सिलेबस में क्या क्या चीज़ कवर अप होगी। ये चीज़ कंफर्म होगी कि अपने को सिलेबस कौन सा करना है, कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो अपने वेब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग सेलेक्ट कर रहे हैं। इसमें 5 यूनिट्स जैसा कि हर सब्जेक्ट में होता है, अपने 5 यूनिट्स हैं। यूनिट फर्स्ट जो है इसकी, उसमें अपने बेसिक ऑफ .NET फ्रेमवर्क पढ़ेंगे। ये यूनिट आपको .NET का आर्किटेक्चर, ठीक है, CLR क्या होता है, असेंबलर क्या होते हैं, एग्जीक्यूशन कैसे होता है और सिमिलरिटीज क्या हैं, इस प्रोग्रामिंग की सिमिलरिटीज क्या है। जैसे अपने बात करें C# से और ओवरव्यू आएगा, अपना डिफरेंस आएगा कि ये जावा से कैसे डिफरेंस है, ठीक है ना। C# और जावा के बीच में डिफरेंस, मतलब कि पहली यूनिट आपको एज ए इंट्रोडक्शन ही करनी है जिसमें आपको इसका फ्लो
ठीक है, आर्किटेक्चर, वर्किंग प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें इसमें कवर अप होंगी। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड की। अब यूनिट सेकंड जो आपकी है वो प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है, तो अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी C# से। तो C# प्रोग्रामिंग का जो सेक्शन है वो अपना सेकंड यूनिट है। इसके अंदर अपने क्या पढ़ेंगे, जैसा कि अपने जानते हैं कि C# जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जैसे कि जावा है, ठीक है। उसी तरीके से इसमें क्लासेस का कॉन्सेप्ट होगा, रिफ्लेक्शन जो प्रॉपर्टीज़ है, रिफ्लेक्शन है, इंडेक्सर क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, इनहेरिटेंस क्या होती है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर इंटरफेसेस, डेलीगेट क्या होते हैं, इंटरफेस क्या होते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर अपने कवर अप करेंगे। नेक्स्ट जो यूनिट है, यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड जो है वो ASP से रिलेटेड है। ASP जैसे कि आपको पता होगा, सर्वर बेस्ड प्रोग्रामिंग जब आपको करनी होती है तो सर्वर साइड जो प्रोग्रामिंग होती है उसके लिए अपने पास माइक्रोसॉफ्ट ने ASP एक्टिव सर्वर पेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दी है, जिसके द्वारा अपने सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग क्या होती है, ठीक है, और क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग क्या होती है, ये आपको दिमाग में आ रहा होगा। सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, एक्टिव सर्वर पेज, सर्वर साइड से क्या फ़ायदा है। बाकी जो अपने करते हैं HTML, ठीक है ना, HTML क्या होता है, वो आपकी क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग है, मतलब आपका जो कोड है वो क्लाइंट साइड से ही प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जबकि ESP के अंदर जो भी कोड एग्जीक्यूट होगा या डिस्प्ले होगा वो सारा सर्वर बेस्ड होता है, मतलब उसका पोजीशन जो होगी या रनिंग कोड जो होगा वो सर्वर पे रहता है। इस कारण सिक्योर भी है कि यूज़र के पास नहीं रहता कोड, तो आप उसका कोड चेक नहीं कर सकते या देख नहीं सकते। आपकी कोई ASP में डिज़ाइन कोई वेबसाइट आपने देखी होगी, बहुत सारी सिक्योर वेबसाइट्स के अंदर .NET की ASP में डिज़ाइन की हुई वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पर आप कोड को देख नहीं सकते, मतलब आप उस पेज को सेव नहीं कर पाओगे आपके अपने सिस्टम में, ठीक है। तो उस टाइप की जो प्रोग्रामिंग है वो ASP में अपने करेंगे। इसके अंदर डिफरेंट टाइप के फंक्शंस करने हैं अपने को, जैसे बटन्स बनाना है या फ्रेम बनाना है, एक वेब फॉर्म बनाना है, और लेबल, चेकबॉक्स, बटन्स, लिस्ट बॉक्स, और इसे वेब प्रोजेक्ट पर रन करना है, इसे वेब प्रोजेक्ट पर रन करना है। ये सारे जो काम है वो अपने इस यूनिट में करेंगे। यूनिट 4 जो है, यूनिट 4 जो है वो आपकी वैलिडेशन, वो अपनी वैलिडेशन के ऊपर बेस्ड है। मतलब आपने सिंपल सा एग्जांपल है, अपने ऑनलाइन फॉर्म बहुत सारे भरते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हर जगह पे और कुछ जगह को छोड़कर ऐसे स्टार बने होते हैं, मतलब उसमें एंट्रीज होनी ही चाहिए। अगर एंट्रीज नहीं है तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होता या आगे नेक्स्ट स्टेप पे नहीं आता। उस टाइप की जो कॉन्सेप्ट है वो सारे क्या कहलाते हैं, वैलिडेशन। ये भी वैलिडेशन कॉन्सेप्ट है कि आपके जो फील्ड्स हैं वो खाली नहीं रहनी चाहिए, ठीक है ना। अब इसी के बाद अपने बात करते हैं वैलिडेशन कॉन्सेप्ट के अंदर ही सेशन मैनेजमेंट, कि एक वेबसाइट का आपको सेशन मैनेज करना है तो सेशन मैनेजमेंट उसके अंदर कैसे होगा, वो चीज़ सेशन मैनेजमेंट की जाएगी। इसके अंदर सेशन मैनेजमेंट समझेंगे,
ऐड रोटेशन कैसे कराओगे, ESP की पेजेस हैं उनके ऊपर ऐड रोटेशन कैसे कराओगे, सेशन कैसे मेंटेन करोगे, कैश कैसे क्लियर करोगे, ये सारे जो चीज़ें हैं वो अपने 4th यूनिट में पढ़ेंगी। ये अपनी जो बेसिक 4th यूनिट है वो अपने रिफ्रेशमेंट स्कीम की तरह है, जो आपके एक्टिव सर्विस पेजेस हैं उन पे इम्प्लीमेंट होगी। ठीक है, इसके अंदर कैलेंडर क्रिएट करना हो, मान लो आपको एक वेब फॉर्म बनाना है स्टूडेंट एंट्री का या स्टूडेंट रिकॉर्ड का, तो आप उसके अंदर जितने भी यूज आते हैं, जैसे मान लो कहीं कैलेंडर लगाना है, डेट ऑफ बर्थ के लिए कैलेंडर लगाना है तो आप उसमें कैलेंडर लगा सकते हो। कहीं किसी जगह इमेज को अपलोड करना है तो इमेज अपलोड के लिए अपलोड बटन होगा, इमेज अपलोड करने के लिए फाइल मेन्यू लगाना है, तो वो सारी चीज़ें आपके पास इस सेक्शन में सीखेंगे, जिसमें अपने वैलिडेशन उसके साथ फिक्स करेंगे। ठीक है, लास्ट जो सेक्शन है, लास्ट 5th यूनिट जो है वो अपनी यूनिट बनती है कि डेटाबेस कनेक्टिविटी। डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए इसमें ADO.NET यूज किया जाता है। मतलब आपको अगर रिकॉर्ड्स आपने फ्रेम बनाए या पेज बनाए हैं, मल्टीपल पेज बनाए हैं, आप मैंने उसमें एंट्रीज करने का सिस्टम बना दिया, लेकिन एंट्रीज करने के बाद जो रिकॉर्ड है, एंट्रीज जो आपने डाली हैं वो आप चाहते हो कि किसी सर्वर पे या आपके रिकॉर्ड में एक्सेल फाइल के अंदर या डाटाबेस के अंदर आप सेव करना चाहते हो, तो वो कैसे परफॉर्म करोगे, वो सारा जो है वो अपने 5th यूनिट में इसमें पढ़ेंगे, जिसमें डाटा सेट क्लासेस हैं, डिफरेंट टाइप के कनेक्शंस है, SQL कनेक्शन, ODB कनेक्शन। ठीक है ना, तो डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे उसके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं, डिफरेंट डाटाबेस, ओरेकल के लिए भी करना हो, SQL के लिए करना हो, एक्सेल के लिए करना हो, एक्सेस के लिए करना हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के लिए अगर आपको डाटाबेस यूज़ करना है तो .NET के अंदर कैसे यूज़ करेंगे वो सारे इसके अंदर अपने पढ़ेंगे। साथ साथ डेटा डिस्प्ले कराना है अगर आपको रिकॉर्ड से तो कैसे कराओगे, डेटा के अंदर अपडेशन करना है तो कैसे करोगे, रिमूव करना है या डिलीट करना है तो कैसे करोगे, और स्टोर प्रोसीजर जो है, स्टोर प्रोसीजर्स हैं उनको आप कैसे यूज़ करोगे, वो सारी चीज़ें अपने इसमें जो 5th यूनिट है अपने उसमें पढ़ेंगे। रफली अब ब्रीफ अपने कर देते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है आपका वो प्रोजेक्ट बनाने के लिए सबसे बढ़िया सोर्स है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपकी प्रोग्रामिंग साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। अगर आप .NET के अंदर प्रोजेक्ट बनाते हो, .NET के अंदर दोनों टाइप के सॉफ्टवेयर या दोनों टाइप के एप्लीकेशन डिज़ाइंस होती हैं। आप वेब बेस भी बना सकते हो, आप एप्लीकेशन भी बेस बना सकते हो। तो वेब बेस अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाना है तो आप वेब बेस एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो ASP में डिज़ाइन करोगे। अगर आपको एप्लीकेशन बेस बनाना है जो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल होके वर्क करे तो अपने एप्लीकेशन बेस प्रोग्रामिंग के लिए C# का यूज़ करेंगे। और दोनों के अंदर अगर आपको डेटाबेस कनेक्ट करना है तो ADO.NET यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये मेनली अपने बात करें कि .NET फ्रेमवर्क एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसके द्वारा अपने सेम लैंग्वेज से एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और सेम प्रोग्रामिंग से अपने वेब बेस भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो आपका जो प्रोजेक्ट है, लास्ट जो सब्जेक्ट है, ठीक है ना, प्रोजेक्ट, उसके अंदर जो आपको बनाना है वो आप डिसाइड करोगे। पहले प्रोजेक्ट की क्लास में आपको पहले सेंक्शन फॉर्म बताया जाएगा कि कैसे आपको सेंक्शन करवाना है। आपको प्रोजेक्ट पहले सेंक्शन करवाना पड़ेगा। और अब टाइम ड्यूरेशन कम रह गया है तो बड़ी फास्ट तरीके से अभी से आप प्रोजेक्ट पे लग जाओ, क्योंकि अगर फाइनल में आपको प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है ना, फाइनल में अगर आपको कंपनी में प्लेसमेंट लेना है तो आपको ये चीज़ की ज़रूरत होगी कि आपने प्रोजेक्ट खुद बनाया हो। ठीक है, रेडीमेड प्रोजेक्ट्स
ना हो, ठीक है। इसलिए आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना ज़रूरी है, तो उसके लिए आपको सैंक्शन भी लेनी पड़ेगी। तो सैंक्शंस, पहले प्रोजेक्ट की सैंक्शंस आप लेंगे। वो प्रोजेक्ट की सैंक्शन कैसे लेनी है, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे फिल कराना है, कैसे अप्रूव कराना है, वो सारी चीज़ें अपने प्रोजेक्ट की जो क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे। अभी आज की क्लास जो है अपनी वेब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग की, उसमें मैंने आपको ये बताया कि जो आपका सिलेबस है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपको जैसा पता है कि एग्ज़ाम जो होगा वो 15 नंबर का होगा और 30 नंबर वाला पास होता है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट यही है जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में था, आपके पास 3 सेक्शंस होंगे। 3 सेक्शंस के अकॉर्डिंग हर सेक्शन में से आपको क्वेश्चन करना है, हर यूनिट से क्वेश्चंस आएंगे। तो कोई सभी यूनिट्स इक्वल हैं। बाकी आज अपनी इंट्रोडक्शन क्लास है, अभी जो अगली क्लास होगी उसमें अपने टॉपिक्स को इम्प्रूव करेंगे, आगे के टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे। थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों अपने पैरेलल लेके चलेंगे। तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के लिए, अब थ्योरेटिकल्स के लिए बात चल रही है तो मैं बता दूं, इसकी वेब एप्लीकेशन प्रोग्राम की बुक्स लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं, आप इशू करवा लें ताकि आपको इजी समझ आ सके। जो अपने क्लास में चल रहा है उसके साथ साथ आप रीड आउट कर सकते हैं। सिलेबस बड़ा है तो आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए, इसके अकॉर्डिंग आपके कॉन्सेप्ट्स पूरे हो जाने चाहिए। थैंक यू।